सुप्रभातम। आज इस वीडियो के माध्यम से हम विसर्ग संधि का जो एक भाग है जिसे हम उत्तु संधि के नाम से जानते हैं वो हम जो है आज इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जो उत्तु संधि है इसका आपको पढ़ने से ही, इसका नाम लेने से ही समझ में आता है। उत्तु उत्तु अर्थात ऊ हो जाना, उकार हो जाना। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो है उत्तु संधि ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है। जैसे स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा है कि स्वरों का मेल होता है, स्वरों को हम अलग करते हैं, उसी प्रकार आज जो हम पढ़ रहे हैं वो विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग संधि में जो विसर्ग होता है उसको क्या है, उत्तु हो जाता है अर्थात उकार हो जाता है। तो आइए परिभाषा के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। तो परिभाषा है इसकी, यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के पश्चात किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह आए तो विसर्ग को ऊ हो जाता है तथा अ एवं ऊ को ओ में रूपांतरण हो जाता है। आइए समझिए इस परिभाषा को हम जो है एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सबसे पहले कहा है कि विसर्ग के पहले अ हो, तो विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, छोटा अ। जैसे एक उदाहरण है आपके लिए इसमें, यहां पर खगेभ्य। तो खगेभ्य में आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने बताया कि विसर्ग से पहले, तो विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, छोटा आ होना चाहिए। तो देखिए ये विसर्ग है और इस विसर्ग से पहले य में क्या है, छोटा अ है, बिल्कुल है। जब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो य में क्या निकलेगा, लास्ट में अ। ठीक है। उसके बाद विसर्ग के पश्चात, तो विसर्ग जो है ये है, इसके पश्चात किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह ये अक्षर आए। अच्छा, आप वर्ण समझिए पहले कि जो है वर्ग क्या होता है। तो वर्ग जो है संस्कृत में 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है कवर्ग, एक चवर्ग, एक टवर्ग, एक तवर्ग, एक पवर्ग। ये जो है इनमें 5-5 वर्ण होते हैं, 5-5 अक्षर होते हैं। तो कहना ना, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो देखिए कवर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है, ग, और चौथा घ, और पांचवा ग। ऐसे ही चवर्ग का तीसरा ज, और चौथा झ, और पांचवा य। टवर्ग का तीसरा ड, चौथा ढ, और पांचवा ण। उसी प्रकार त, थ और न, और ब, भ, म ये वर्ग के जो है तीसरे, चौथे, पांचवें अक्षर है। अर्थात इस विसर्ग के बाद इनमें से कोई एक अक्षर हो, कोई भी एक अक्षर हो, और इनमें से अगर कोई एक अक्षर नहीं है तो फिर क्या हो, य, व, र, ल, ह इनमें से कोई एक अक्षर होना चाहिए। ध्यान रखना, विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह इनमें से कोई एक अक्षर हो तो क्या होगा। तो देखिए आगे हम यहां पर लिखते हैं खगेभ्य और रक्ष। अब देखिए विसर्ग के बाद क्या है, र। तो र किसमें आता है, हमने देखा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर देखा, इसमें से किसी भी जो है वर्ग का, इनमें से कोई भी अक्षर नहीं है, र। फिर हमने देखा क्या है, य, र, ल, व, ह। तो यहां पर देखिए र है, तो र आने के कारण अब ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग को क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। अब जब हम इस विसर्ग को क्या करेंगे, ऊ करेंगे, तो ध्यान रखना, समझना, इस विसर्ग को जब ऊ करेंगे तो जो य है, य में क्या है, अ। तो आ और ऊ को आपने गुण संधि में पढ़ा है कि आ और ऊ को क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अब ये जो विसर्ग है इसको क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो हम इसको जब जोड़कर लिखेंगे तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, खगेभ्यो, विसर्ग को ओ हो गया, खगेभ्यो, और बाद वाला जो शब्द है वो एज इट इज हम लिख देंगे। तो हमारा यहां पर हो गया खगेभ्यो रक्ष। तो ये समझना है हमें किस तरीके से जो है यहाँ पर विसर्ग को हम उत्तु संधि बोलते हैं। यहाँ पर हम जो है ना, एक सरल भाषा में समझने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि विसर्ग को डायरेक्ट हम ओ लिख दें। हम जो है ना आ और ऊ को ना समझते हुए बस ये समझें कि इस विसर्ग को सीधा ओ हो जाता है। कब हो जाता है ओ, जब किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आए अथवा य, र, ल, व, ह इनमें से कोई एक अक्षर आए तो एक डेफिनेशन ये हुई हमारी। इसमें 2 डेफिनेशन है। पहले हम फर्स्ट डेफिनेशन के जो है कुछ उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम सेकंड डेफिनेशन के उदाहरण समझेंगे। तो पहले हम जो है पहली वाली जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। तो अब देखिए खगेभ्यो रक्षी हमने जो है आपको पहले ही समझा दिया इसमें। अब सेकंड जो उदाहरण है वो देखिए। तो यहाँ पर है एकह। तो एकह में देखिए विसर्ग है, और इस विसर्ग को जो है विसर्ग से पहले क में आ भी है, और उसके बाद देखिए क्या है, जस्ट, जस्ट शब्द है, वह अक्षर है। तो वह देखिए वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर कहीं पर नहीं आता है। फिर जो है य, र, ल, व, ह। तो यहाँ पर देखिए वह है,
तो यहाँ पर क्या है, विसर्ग को ओ हो जाएगा। तो विसर्ग को जैसे ही ओ होगा तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, एको, विसर्ग का ओ हो गया। और मैंने बताया आपको कि बाद वाला जो ये है ना, बाद वाला पद जो है, बाद वाला जो शब्द है वो एज इट इज रहेगा। तो देखिए एको विचित्र, तो विसर्ग को ओ हो गया तो एको हो गया, क्योंकि बाद में क्या है व, और व किस में आता है, य व र ल ह। तो सिंपल सी परिभाषा ये याद रखना है दिमाग में कि विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आता है, अथवा य व र ल ह इनमें से कोई एक अक्षर आता है तो विसर्ग को ओ हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं, तो भ्रांतः में विसर्ग है देखिए, और विसर्ग के बाद जस्ट क्या है व किसमें आता है, तो वह हमने देखा यहाँ पर वर्ग का जो है पवर का तीसरा अक्षर है, तो वर्ग का तीसरा चौथा पांचवें इसमें से किसी एक अक्षर होना चाहिए, तो वह आ गया। तो ये जो विसर्ग है इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो देखिए भ्रांतो, और बाद वाला शब्द एज इट इज रहेगा, तो भ्रांतो बालः, ऐसे यहाँ पर जो है उत्तु संधि हो गई है हमारी। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, तो नेक्स्ट उदाहरण में क्या गिवन है, भूयः। तो भूयः शब्द जो है इसमें विसर्ग है, और विसर्ग से पहले जस्ट या में जो है आवी है, और विसर्ग के बाद हमें क्या देखना है, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, और उनमें उनके अलावा य व र ल ह इनमें से कोई एक अक्षर होना चाहिए। तो यहां पर हमने देखा क्या शब्द है, क्या अक्षर है, भू। तो भू किस भ आता है, भ किस में है, तो हमने देखा जो पवर्ग है, पवर्ग में जो वर्ग का चौथा अक्षर है वो भ, तो भ होने से ये जो विसर्ग है इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो जैसे ही ओ होगा तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, भूयो, विसर्ग का ओ हो गया भूयो, और बाद वाला शब्द एज इट इज लिखा जाएगा, तो भूयो भूयः। और भूयो भूया अगर लिखा हुआ है आपको गिवन है, तो इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो हम देखेंगे कि संस्कृत में कोई भी अक्षर, ध्यान रखना, कोई भी शब्द के लास्ट में ओ नहीं होगा। अगर यदि कोई वो ओ है तो 100% उसमें जो है वो विसर्ग को ओ हुआ है। ध्यान रखना ये मेरी बात, कि संस्कृत में कोई भी जो शब्द होता है उसके लास्ट में कभी भी आपको ओ नहीं होगा। वो अगर यदि ओ है तो उसमें जो है क्या है, उसमें अ है, अ को जो है विसर्ग को ओ हुआ है। तो भ्रांतों में ओ है, तो जब इसको हम अलग करेंगे तो भ्रांता का क्या हो जाएगा, भ्रांतः, क्योंकि ये जो विसर्ग है इस विसर्ग को ओ हुआ है, तो भ्रांता जो है यहाँ पर विसर्ग का ओ होने के कारण हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए भ्रांतः मन्यते, नेक्स्ट उदाहरण है हमारा भ्रांतः मन्यते। तो भ्रांता में विसर्ग है, और उस विसर्ग के बाद जस्ट क्या है, म, और म किसमें आता है, ये देखिए पवर्ग के पांचवा अक्षर है म। तो ये जो भ्रांतः का विसर्ग है इसको क्या हो जाएगा, ओ। तो देखिए क्या बना हमारा, भ्रांतो, और लास्ट वाला शब्द हमारा एज इट इज लिखा जाएगा, भ्रांतो मन्यते। तो यहाँ पर क्या संधि हो गई, उत्तु संधि हो गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें दो डेफिनेशन है, एक पहली डेफिनेशन जो मैंने आपको समझाई थी उसको हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देख लिए हैं, 5 जो है इसके उदाहरण हमने यहाँ पर आपको प्रदर्शित किए हैं, दर्शाए गए हैं, जिनमें कि आपको बताया गया है कि वर्ग विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, अथवा य व र ल ह इनमें से अगर कोई भी एक अक्षर आता है तो विसर्ग को ओ हो जाता है। पहले विसर्ग को उ होता है, और फिर अ और उ को ओ हो जाता है, जो है गुण संधि के हिसाब से। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया विसर्ग है, इस विसर्ग को क्या हो गया, उ हो गया, और य में आ था तो आ और उ को जोड़ के हमने क्या बना दिया, ओ बना दिया। और एक साधारण तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि विसर्ग को ओ हो जाता है, आ और उ के चक्कर में अगर ना जाए तो साधारण तरीके से याद रखने के लिए हम इसको ये समझ सकते हैं उत्तु संधि में कि विसर्ग को ओ हो जाता है। अब देखिए सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, तो सेकंड डेफिनेशन में बताया है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के पश्चात केवल हरस्व अ, देखिए ये और भी सरल है उत्तु संधि में। इसमें कह रहे हैं कि विसर्ग से पहले आ, ये तो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन में भी वाली बात थी। तो फर्स्ट डेफिनेशन में क्या था, विसर्ग के बाद जो है वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर होना चाहिए था, अथवा या वरला होना चाहिए था। लेकिन सेकंड डेफिनेशन में बस हमें याद रखना है कि विसर्ग के बाद जस्ट केवल और केवल छोटा अ होना चाहिए, बस केवल छोटा अ। तो उस विसर्ग को क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और जो विसर्ग का ओ तो हो ही जाएगा, साथ में जो अ है, ये जो अ है विसर्ग के बाद जस्ट वाला, उसको क्या हो जाता है, अवग्रह, जिसे हम एस आकार का चिन्ह बोलते हैं ना, संस्कृत में आपने देखा होगा ये अवग्रह, इसे अवग्रह बोलते हैं। तो ये विसर्ग का बाद अगर कोई अ आता है, केवल छोटा अ, तो विसर्ग को ओ हो जाता है, और जो अ होता है वो अवग्रह में परिवर्तित हो जाता है। आइए इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे उदाहरण है प्रस्तुतः प्लस अयम, यहां पर मैं आपको दोबारा से जो है इसको दर्शा देता हूं। तो शब्द है हमारा प्रस्तुतः, तो प्रस्तुता में देखिए विसर्ग है, और विसर्ग से पहले त में आ है, और विसर्ग के जस्ट बाद
याद रखना विसर्ग के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, केवल छोटा अ, बस छोटा आ। तो ये जो विसर्ग है इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो जैसे ही विसर्ग को ओ होगा वैसे ही हमारा शब्द क्या बन जाएगा, प्रस्तुतो। विसर्ग को ओ हो गया। अब जो ये आ है, ये आ का क्या हो जाएगा, अवग्रह। जैसे हम उल्टा एस बोलते हैं, ये जो है इस जो आ है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और बाद में क्या बचा, यम। तो हमारा जो है संधि युक्त शब्द क्या बन गया, प्रस्तुतो यम। इसमें यही चीज याद रखनी है विशेष तौर पर कि जो अ होता है बाद वाला वो क्या हो जाता है, अवग्रह में कन्वर्ट हो जाता है, अवग्रह में चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना है हमें। हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, जैसे काकः प्लस अवदत्। तो काका में विसर्ग है और विसर्ग के जस्ट बाद क्या है, छोटा अ है। तो इस छोटे अ को क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा। उससे पहले ये जो विसर्ग है इस विसर्ग को ओ हो जाएगा। तो देखिए विसर्ग को ओ हो गया तो क्या बन गया, काको। और जो ये अ है छोटा अ, इसका क्या बन गया यहाँ पर, अवग्रह बन गया। अवग्रह अर्थात एस आकार का चिन्ह जिसे हम बोलते हैं। और बाद में वदत, तो क्या बन गया, काकः अवदत् बराबर काको वदत्। इस तरीके से हमें यहाँ पर ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट जो उदाहरण है उसमें क्या शब्द है, दरिद्र प्लस अपि। तो दरिद्र में हम देख रहे हैं यहाँ पर विसर्ग है और इस विसर्ग के जस्ट बाद क्या है, छोटा आ। याद रखना विसर्ग के बाद केवल एक अक्षर, वो क्या है, केवल और केवल छोटा आ, यही होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी अक्षर नहीं होना चाहिए, तभी विसर्ग को ओ होगा और ये जो अ है ये अवग्रह में परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए दरिद्र विसर्ग को ओ हो गया तो क्या बन गया, दरिद्रो। और ये जो अपी में जो अ है ये अवग्रह में चेंज हो गया, देखिए यहां पर आ गया और बाद में पी बचा है तो दरिद्रोपी। तो दरिद्र प्लस अपी बराबर दरिद्रोपी। नेक्स्ट उदाहरण हमारा है धन्य प्लस असी। तो धन्या में विसर्ग है और विसर्ग के जस्ट बाद क्या है, छोटा अ। तो ये जो धन्या का विसर्ग है इसको क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो धन्या का विसर्ग को ओ हो गया तो बन गया धन्यो। और जो असी में जो अ है इसको अवग्रह अर्थात एस आकार का चिन्ह और बाद में क्या बचा, असी में सी। तो क्या बन गया, धन्योसी। तो यहाँ पर जो है हमने इस वीडियो के माध्यम से उत्तु संधि के विषय में हमने अध्ययन किया, जिसमें हमें बस कुछ बातें जो है याद रखनी है। वो क्या है कि पहली परिभाषा के अकॉर्डिंग कि विसर्ग के बाद अगर किसी भी वर्ग का, वर्ग मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, है ना, इनमें से किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर अथवा यह र ल व ह इनमें से कोई एक अक्षर हो तो विसर्ग को ओ हो जाएगा, बाद वाला शब्द एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन जो दूसरी परिभाषा है उसमें क्या कहा गया है कि विसर्ग के बाद केवल छोटा आ, ओनली छोटा आ आए तो उस विसर्ग को क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और जो छोटा आ है वो क्या हो जाएगा, अवग्रह में चेंज हो जाएगा। बस हमें ये डेफिनेशन जो है याद रखनी है और जो है उत्तु संधि जो है आज हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ी। धन्यवाद।